वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1। दिल्ली आए हुए आज एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और अब तक मुझे कोई भी ढंग का काम नहीं मिल पाया। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये है किया, जिसकी उम्र करीब 27 साल और नैन नक्श किसी अप्सरा से कम नहीं थे। उसके लंबे घने और काले रेशमी से बाल थे। किया का बदन गोरा और कमर पतली सी थी, जिस वजह से किया दिखने में किसी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। गुलाब की पंखुड़ी जैसे नाजुक होंठ, आंखों में मासूमियत और चेहरे से शरीफ। किया को दिल्ली आए हुए एक हफ्ता बीत चुका था और अब उसकी सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अपने पुराने घर को बेचकर उसे करीब 20 या 25 लाख रुपए मिले थे, जिससे किया ने अपने पापा का कर्जा चुका दिया था। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई किया सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी। वहीं उसका भाई रुद्र अपने चाचा के जूते पॉलिश कर रहा था। रुद्र की उम्र करीब 21 साल की थी, अच्छा खासा गुड लुकिंग, या यूं कहे कि वो पूरा का पूरा चॉकलेट बॉय लगता था। लड़कियों से दूर रहता, पर अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाता। बहन के लिए तो उसकी जान भी हाजिर थी। वहीं किया भी अपने भाई के बारे में ही सोचती रहती थी। अपने भाई को देखते ही किया के दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ उभर आए और वो मन ही मन खुद से बोली, इन 2 महीनों में कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे जमा करने हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? दरअसल बात ये थी कि रुद्र किया के साथ दिल्ली आने के लिए बस एक ही शर्त पर राजी हुआ था कि उसकी दीदी यानी कि किया उसे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगी। फिलहाल समर वेकेशन चल रहे थे और कॉलेज शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त था। इसी दौरान किया को किसी भी तरह से आईआईटी कॉलेज के लिए पैसे जमा करने थे, जिससे उसके छोटे भाई का सपना पूरा हो सके। अपने ख्यालों में खोई हुई किया एक बार फिर से कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द जॉब ढूंढनी ही होगी। किया की पढ़ाई आज से 8 साल पहले तब रुक गई जब भोपाल के कपड़े की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसके पापा की मौत हो गई थी। लेकिन सिर पर जो कर्ज था, उस कर्ज के बोझ तले 6 महीने बाद उसकी मां को हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से सिर्फ 18 साल की उम्र में ही मां और पिता दोनों का ही साया उसके सर पर से चला गया था। जिस वजह से घर की जिम्मेदारी किया के कंधों पर आ गई थी और अपने छोटे भाई को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए उसने खुद की लाइफ ही खत्म कर दी थी। जिस उम्र में उसे खेलना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करनी थी, उस उम्र में किया ने काम करना सीखा, जैसे तैसे जिंदगी को आगे बढ़ाना भी। लेकिन उसके चाचा और चाची उसे 2 हफ्ते पहले ही यहाँ दिल्ली लेकर आ गए थे। प्रेजेंट टाइम। किया चाय और नाश्ता लेकर किचन से बाहर गलियारे पर पहुंचकर बोली, चाचा जी ये आपकी चाय और ये मैंने पोहा बनाया है आपके लिए। चाचा ने किया को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया बेटा जी। इतना कहकर चाचा ने चाय ले ली। किया के चाचा रमेश करीब 50 साल के आसपास के थे। शक्ल सूरत से भोले भाले और बदन से दुबले पतले। दिल के भी बुरे नहीं थे, पर घर की औरत के सामने भला आज तक किसकी चली है। ठीक ऐसी ही हाल था रमेश जी की भी। किया की चाची उसे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। किया बस उसके भाई की वजह से ही यहाँ रुकी हुई थी। वो बस इस इंतजार में थी कि जैसे ही उसे कोई नौकरी मिल जाए तो वो यहाँ से अपने भाई को लेकर हमेशा के लिए चली जाए। किया अपने कामों में बिजी थी कि तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ओ नालायक लड़की, कहाँ मर गई। रुद्र गलियारे में बैठा हुआ था, उसने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से तिलमिला उठा। लेकिन सामने बैठी किया ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप करवा दिया। किया ने तुरंत उस आवाज का जवाब देते हुए कहा, जी चाची आई। इतना कहकर वो अंदर चली गई। तभी चाची जी भड़कते हुई किया को देखकर बोली, अगर पता होता कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तू यहाँ आई है तो मैं दया दिखाकर भोपाल से तुझे दिल्ली कभी नहीं लाती। किया की चाची से ना केवल किया बल्कि चाचा के साथ साथ दोनों बच्चे भी परेशान थे। लेकिन रमेश के दोनों बच्चों में से उसकी बड़ी बेटी किया से नफरत करती थी, क्योंकि उसके कॉलेज का दोस्त जिसे वो प्यार करती है वो किया को देखकर उसे अपना दिल दे बैठा था, जो किया की बहन यानी किया की चाची की बेटी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। किया की चाची नेहा की उम्र 45 साल थी।
दिखने में वो किसी सास बहू के टीवी शो के नखरे वाली सास से बिल्कुल मिलती जुलती थी। वो किसी चालक लोमड़ी से कम नहीं थी। वो तो ऐसी थी कि खुद का फायदा देखने के लिए अपने परिवार तक को कुर्बान करने में 2 पल की भी देर ना लगाए। ऐसी औरत जिससे जल्लाद भी दूर रहना पसंद करें। चाची की खरी खोटी बातें सुन किया ने कहा, माफ कीजिएगा चाची, रात को थोड़ा बुखार था इसलिए। इतना कहकर किया ने नीचे बैठते हुए सारे बर्तन धोना शुरू कर दिया। किया की बात सुनकर चाची ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, अरे बुखार तो बस तेरा बहाना है। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया था जो आज मेरे सर का भार बनकर इस घर में आ गई है। किया ये सब बातें सुनते हुए चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे, जिसे किया ने अपनी बाहों के जरिए पोंछ लिया। पर रुद्र चुपके से बाथरूम की तरफ खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। रुद्र से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन खुद से बोला, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आकर मुझे अपनी बहन को इस हालत में देखना होगा। अगर पता होता तो मैं कभी भोपाल छोड़ने को राजी नहीं होता। रुद्र अपनी बहन को डिफेंड करना चाहता था, उसकी खातिर अपनी चाची से लड़ जाना चाहता था, पर किया ने उसे अपनी कसम देकर बांध दिया था। कुछ देर बाद जब सब खत्म हुआ और चाची अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल गई, तब घर का सारा काम निपटा कर किया अपने कमरे में जाकर छोटे से सिंगल बेड पर बैठ गई। वो कमरा किसी स्टोर रूम की साइज का था, या यूं कहे किसी नौकर को दिए जाने वाले कमरे जैसा था। किया दोनों पैरों को एक साथ जोड़े बैठी हुई थी। दोनों हाथ बिस्तर पर रख वो नीचे सर झुकाए जमीन की तरफ देखे जा रही थी। लेकिन फिर भी उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके भाई से देख लिए थे। दरवाजे के बाहर खड़ा उसका भाई लगातार अपनी बहन को रोता हुआ देखे जा रहा था। किया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके भाई रुद्र को उसके रोने की आवाज सुनाई ना दे। तभी अचानक से दरवाजा खोलकर रुद्र किया के पास आकर बैठ गया। किया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसे जोर से गले लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और किया से बोला, दी आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किया हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछकर रुद्र की ओर देखने लगी और उसने तुरंत रुद्र से पूछा, रुद्र तू यहाँ कैसे? किया ने रोना बंद किया और गौर से अपने भाई को देखने लगी। किया के इस सवाल पर रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज दी, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकता। हम वापस भोपाल चले जाते हैं। हमारा घर है वहाँ, हम वहाँ जैसे थे वैसे ही सही है। यहाँ मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं आपको और रोता हुआ नहीं देख सकता। ये बोलते हुए रुद्र की आंखों में आंसू आ गए थे। जब से वो यहाँ अपनी बड़ी बहन के साथ आया था, तब से बस अपनी बहन पर जुल्म ढाती अपनी चाची को देखे जा रहा था। पर आज उसके सब्र का बांध टूट गया। रुद्र को ऐसे रोता देख किया ने उसे चुप कराते हुए कहा, देख तू अभी छोटा है, इन सब पर ध्यान मत दे, और रही बात चाची की तो वो बुरी नहीं है। बस हमारे आने से घर पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसी वजह से वो गुस्सा रहती है। मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार मुझे कोई धन का काम मिल जाए और फिर मुझे तुझको कॉलेज भी तो भेजना है। ये कहते हुए किया मुस्कुरा दी। रुद्र को अच्छे से पता था कि उसकी बहन की इस मुस्कुराहट के पीछे सालों पुराना दर्द छुपा हुआ है, इसलिए रुद्र मन ही मन बोला, फिक्र मत करो दी, आज रात बाइक रेस है और मैं उसे जरूर जीतूंगा। फिर उस रेस के जीते हुए पैसों से हम कहीं और घर किराए पर लेकर इन मुसीबतों से दूर चले जाएंगे। मन ही मन ये बोलते हुए रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अच्छे से जानता था कि बाइक रेस की बात अगर रुद्र ने अपनी दीदी को बताई तो वो गुस्सा करेगी और उसे हिस्सा नहीं लेने देगी। आखिर कौन सी बहन अपने छोटे भाई को इस तरह की रेस में हिस्सा लेने देगी। वैसे भी ये कोई खेल नहीं था, आए दिन बाइक की तेज रफ्तार की वजह से हादसे होते रहते थे। रात के 10 बजे रुद्र ने काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी सेविंग्स के 50,000 रुपये इस बाइक रेस में डाले थे। अगर वो जीत जाए तो उसे 5 लाख रुपये मिल सकते थे, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा थे, खास करके उसकी बहन के लिए। उन जीते हुए पैसों के साथ वो अपनी बहन को लेकर इस घर से निकल सकता था।
रुद्र गलियारे तक आकर किया से बोला, दी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, देरी से आऊंगा। ये बोलते ही रुद्र घर से बाहर निकल गया। किया को उससे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। वो बस बाहर आकर रुद्र को जाता हुआ देख रही थी। किया को इस तरह अपने भाई की फिक्र करता देख किया के चाचा जी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे फिक्र मत करो बेटा, बच्चा है, घर पर रह रह कर वो भी बोर हो जाता होगा, इसलिए दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, जल्द ही आ जाएगा। अपने चाचा की बात सुनकर किया ने हल्दी वाले दूध का ग्लास अपने चाचा को दिया और बोली, जानती हूँ चाचा जी, पर फिक्र तो रहती ही है। अब बस यही तो है जिसके लिए मैं जी रही हूँ। चाचा ने दूध का ग्लास हाथ में पकड़ा और किया से कहा, जीती रहो बेटा। किया हल्के से मुस्कुराए और अंदर चली गई। बाहर रुद्र एक लड़के से मिला जो कुछ ही दिन पहले रुद्र का दोस्त बना था। रुद्र ने उसे अपनी बुरी हालत के बारे में बताया था और ये भी कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। ये सब रुद्र ने उसे इसलिए बताया था ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी दीदी को अच्छी जिंदगी दे सके। माँ बाप के जाने के बाद किया ने ही अपने भाई को संभाला था और अपने छोटे भाई के खातिर उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। वो बस अपने छोटे भाई के लिए ही जीना चाहती थी और यही बात थी जो रुद्र को काफ़ी ज़्यादा दर्द देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी यही लगता था कि उसकी वजह से उसकी बहन लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाई। रुद्र अब किसी भी तरह से पैसे कमाकर अपनी दी की मदद करना चाहता था और इसलिए रुद्र का दोस्त धवल उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो गया था। दोनों किसी तरह से दिल्ली नेशनल हाईवे के रास्ते पर पहुंच चुके थे। रुद्र के दोस्त ने जुगाड़ लगाकर किसी तरह रुद्र के लिए स्पोर्ट्स बाइक का इंतजाम किया और बाइक की चाबी रुद्र के हाथ में देते हुए रुद्र से पूछा, तू तैयार है ना? धवन की बात सुनकर रुद्र उससे बोला, आई एम बॉर्न रेडी ब्रो, और ये कहते हुए उसने चाबी धवल के हाथ से ले ली। सभी रेसर ट्रैक पर बाइक लेकर आ चुके थे। तभी एक लड़की सामने आकर खड़ी हुई। सबके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। रुद्र के माथे पर भी हल्का सा पसीना आने लगा था। उसने देखा कि सभी बाइकर्स ने हेलमेट पहन लिया है और ये देखकर रुद्र ने भी अपना हेलमेट पहन लिया। तभी उस लड़की ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और हवा में रुमाल पकड़कर हाथ ऊपर किया। इसी के साथ सभी बाइकर्स के इंजन स्टार्ट हो गए। रुद्र ने भी अपना हाथ एक्सेलरेटर पर रख दिया और दूसरा हाथ क्लच वायर पर। एक्सेलरेटर बढ़ाने से सभी बाइक की आवाज़ उस रोड पर गूंजने लगी थी। अब सभी की नज़र सामने हाथ में रुमाल पकड़कर खड़ी उस लड़की पर टिक गई। तभी उस लड़की ने अपने हाथ से रुमाल छोड़ दिया। हवा में लहराते हुए रुमाल जैसे ही नीचे जमीन पर गिरा, रुद्र ने बाइक को गियर में डाला और पूरी रफ्तार से बाकी सभी बाइक के साथ अपनी बाइक भागा दी। इधर स्टार्ट पॉइंट पर सभी बेट लगा रहे थे। धवल और उसके दोस्त ने भी रुद्र पर बेट लगाई थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि रुद्र ही जीतेगा, क्योंकि वो पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ आकर प्रैक्टिस में रुद्र की मदद कर रहे थे। जहाँ पर बेट लग रही थी वहीं एक लड़का अपनी गाड़ी पर खड़ा होकर कमेंट्री करते हुए कह रहा था, पहली पोजीशन पर हमारे आदित्य ग्रुप के छोटे बेटे ध्रुव आदित्य है, वहीं दूसरी पोजीशन पर फॉक्स टेक के मिहिर जडेजा, वहीं तीसरी पोजीशन पर अरे ये क्या, किसी और ने हमारे रौनक गुप्ता को मात देते हुए तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। फिर धीरे से वो कमेंट्री करने वाला माइक दबाकर बोला, अबे इस नए बंदे का नाम क्या है, जल्दी कोई बोलो। तभी धवल ने पास आकर उसे बताते हुए बोला, भाई उसका नाम रुद्र साहा है। ओह ओके थैंक्स बोलकर मयूर ने फिर से कमेंट्री कंटिन्यू करते हुए माइक में कहा, भाइयों तीसरी पोजीशन पर रुद्र साहा है और ये क्या। लगातार आगे बढ़ते हुए रुद्र ने मिहिर जडेजा को पछाड़ दिया और दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कमेंट्रेटर की ये बात सुनकर चारों तरफ सनसनी मच गई। सभी आपस में बातें करने लगे, कौन है ये नया लड़का जो हमारे लीड बाइकर्स को पीछे छोड़ रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए किसी दूसरे लड़के ने कहा, हाँ मोहित भाई, उसने मिहिर को तक पीछे छोड़ दिया है। इस पर तीसरा बोला, गजब भाई, लगता है कोई दूसरा मार्केट में अपना पैर जमाने आ गया है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, जिस वजह से वहां पर शोर हल्ला काफी ज्यादा था। ये सब देखकर वहां पर खड़े धवल ने अपनी बेट इंक्रीज कर दी।
रुद्र लगातार नजरें जमाए सावधानी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एक गलत कदम और वो सीधा हॉस्पिटल या सीधा यमराज के पास पहुंच सकता है। मयूर कमेंट्री करता हुआ फिर से बोला, ये नया लड़का लगातार हमारे एलिट बाइकर्स को डोमिनेट करता हुआ आगे बढ़े जा रहा है और ये क्या? भाइयों और उनकी बहनों। मयूर के ये बोलते ही सभी हंसने लगे। तो मयूर ने माइक में बोलते हुए आगे कहा, ये रुद्र तो हमारे ध्रुव आदित्य के भी करीब पहुंच चुका है। कमेंट्री सुनते ही ध्रुव ने साइड मिरर से देखा कि कोई नया बाइकर उसके नजदीक पहुंच रहा था। ध्रुव ने अपने स्पीड मीटर पर नजर डाली तो स्पीड 200 के ऊपर थी। वही तिरछी नजर से रुद्र के स्पीड मीटर पर नजर डालते हुए उसने देखा कि उसकी स्पीड 230 से ऊपर है और लगातार बढ़ते ही जा रही है। 235, 237, 240। ये देखते ही ध्रुव ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो उसकी स्पीड 220 के पास पहुंच गई। ध्रुव ने फिर पीछे देखा और खुद से कहा, कौन है ये पागल, इसे अपनी जान की फिक्र नहीं क्या, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इसका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा ना तो ये तो सीधा यमराज के पास पहुंच जाएगा। वहीं लगातार 250 से ज्यादा की स्पीड के साथ फाइनली रुद्र की बाइक ध्रुव की बाइक के बाजू में पहुंच गई। तभी दोनों ने टर्निंग पॉइंट देखा और ब्रेक मार दी, फिर बाइक को घुमाते हुए वापस से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर भी अब टेंशन का माहौल बन चुका था। कुछ लोग तो अपने नाखून ही चबाने लगे थे। तभी पलाश ने पास आकर धवल से कहा, भाई टेंशन हो रही है। तो धवल ने पलाश को शांत करवाते हुए कहा, फिक्र मत कर, सब ठीक होगा, बी पॉजिटिव भाई। तभी मयूर फिर से कमेंट्री करता हुआ माइक में बोला, दोनों लगातार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या भाई, बाकी सभी तो इतने पीछे रह गए हैं कि लगता नहीं कि आज की डेट में ध्रुव और रुद्र के आसपास भी पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे फिनिश लाइन नजदीक आ रही थी वैसे वैसे रुद्र के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। रुद्र को मानो सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। 260 की स्पीड से रुद्र ध्रुव से आगे बढ़ गया और कुछ ही पलों में उसने फिनिश लाइन क्रॉस कर दी। सभी हैरान थे कि किसी नए लड़के ने ध्रुव आदित्य को कैसे पछाड़ दिया। कुछ एक्साइटेड थे तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो रुद्र की जीत से नाखुश थे। आखिर उनका नाराज होना लाजमी भी था, बेट के पैसे जो हार चुके थे। वही रुद्र की जीत से 5 लाख तो आए ही, साथ में 75,000 रुपये बेट से हासिल हुए, वो अलग। सभी रुद्र को ही देखे जा रहे थे। रुद्र ने बाइक की स्पीड को घटाना शुरू किया कि तभी ध्रुव ने देखा अचानक कोई कार साइड से होती हुई रुद्र की तरफ बढ़े जा रही थी। तभी अचानक से ध्रुव की नज़र ड्राइविंग सीट पर गई और वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, नताशा, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये बेवकूफ़ फिर से ड्रिंक करके कार ड्राइव कर रही है, एक ना एक दिन मरवाएगी ये सबको। ये बोलकर ध्रुव ने रुद्र को देखा और हॉर्न मारा, पर जीत की खुशी में रुद्र इतना अंधा था कि ध्रुव का हॉर्न सुनकर भी रुद्र ने अनसुना कर दिया। तभी धवल रुद्र को देखकर जोर से चिल्लाया, भाई बाजू में देख। पर रुद्र को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी मयूर ने मौका देखकर माइक में कहा, बेवकूफ रुद्र, अपनी लेफ्ट साइड देख, एक गाड़ी तेरे नजदीक आ रही है साले हरामी। जैसे ही रुद्र के कान में ये आवाज पड़ी तो रुद्र ने कमेंट्री कर रहे मयूर की तरफ देखा। वहां खड़े सभी लोग हाथ से इशारा कर रहे थे। तभी एक बार फिर से मयूर ने चिल्लाकर कहा, भाई अपनी दूसरी तरफ देख, लेफ्ट साइड पर। मयूर की आवाज सुनकर रुद्र ने लेफ्ट साइड देखा ही था कि वो अचानक से बोला, अरे ये क्या? चिल्लाते हुए रुद्र ने बाइक की डिस्क ब्रेक लगाए और बाइक अचानक से रफ्तार खोती हुई धीमी पड़ गई, जिससे गाड़ी और बाइक के टकराने की स्थिति बदल गई। पर अचानक ही सारा कैलकुलेशन गलत साबित हो गया और गाड़ी अचानक से बाइक की तरफ मुड़ गई। सभी हैरानी से उस गाड़ी को देख रहे थे। मयूर माइक से चिल्लाया, अरे यार, ये कौन बेवकूफ़ गाड़ी चला रहा है, कोई तो रोको उसे। इतनी देर में गाड़ी ने सीधा अंदर आकर रुद्र की बाइक को जोर से टक्कर मारी और नतीजा ये निकला कि रुद्र अपनी बाइक के साथ जमीन पर घसीटता और ठोकर खाता 15 फीट दूर तक जा गिरा। सभी चुप थे, मानो वहां मातम छा गया हो। क्या होगा अब रुद्र के साथ? चैप्टर 2
रुद्र! धवल चिल्लाया और रुद्र के पास भागा। ये क्या हो गया? पलाश भी चिल्लाया और रुद्र के पास भागा। सभी भागकर रुद्र के पास पहुंचे। धवल ने जैसे तैसे करके रुद्र का हेलमेट निकाला। तब तक ध्रुव और बाकी बाइकर्स भी वहां आ चुके थे। ध्रुव ने देखा रुद्र के गले में थोड़ी सूजन आ चुकी थी, साथ में गर्दन भी मुड़ी हुई थी। लग गई। अचानक से ध्रुव के मुंह से निकले हुए शब्दों से घबराया हुआ धवल बोला, क्या मतलब? दिख नहीं रहा? गले में सूजन है, स्पाइन इंजरी लग रही, एम्बुलेंस को फोन लगाओ जल्दी, ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मैं लगा रहा हूँ, बोलकर मयूर ने फोन लगाया। यार ये किस गधे को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है? सामने से तो ठीक है पर अब साइड से भी टक्कर मरना शुरू कर दिया है। बोलते हुए मिहिर ने पास जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये हम कार किसकी है? गुस्से से बिन्नाया हुआ मिहिर अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को देखने लगा। बे ये तो, जैसे ही मिहिर की नज़र अंदर बैठी लड़की पर है उसके छक्के छूट गए। नताशा! मिहिर गुस्से से चिल्लाया। दरवाजा खोल, मिहिर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। तभी रौनक और मयूर दोनों मिहिर के पास आए। कौन है अंदर साला? आते हुए मयूर ने पूछा। उस अविनाश की लैला है, मिहिर आगे के बोनट पर चढ़ता हुआ बोला। नताशा! मयूर चीखा। हाँ वही बेवड़ी, घुटनों पर बैठते हुए मिहिर ने कहा। क्या यार इस लड़की का कुछ करो यार, पूरा दिन टूल रहती है। ब्रेकअप अविनाश से हुआ है और सजा हम सबको दे रही, रौनक माथे पर हाथ रखते हुए बोला। इसका भाई हमेशा इसे छुड़ा लेता है, रौनक ने पीछे खड़े ध्रुव को देखते हुए कहा। हाँ सही कहा तूने, मिहिर अंदर झांकता हुआ बोला। कुछ कर इसका वरना किसी दिन पंगा हो जाएगा, मयूर ने कहा। अरे मैं खुद थक गया हूँ इस लड़की से, ऋषभ सिंघानिया की बहन है इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। साला पुलिस में कंप्लेन होती है तब भी छूट जाती है। पिछले 3 महीनों से यही सब चल रहा है, ध्रुव नीचे सड़क पर बैठते हुए बोला। यार प्लीज कुछ करो जल्दी, धवल रुद्र को देखते हुए बोला। ओए फोन किया कि नहीं? ध्रुव नीचे बैठा चिल्लाता हुआ बोला। हाँ किया है वेट कर, मयूर ने कहा। इस बार इसे नहीं छोड़ने वाला मैं, अगर जरूरत पड़ी तो इसके भाई से मैं बात करूंगा। बोनेट पर चढ़ा हुआ मिहिर फ्रंट ग्लास पर हाथ मारते हुए बोला। मिहिर पूरी कोशिश कर रहा था, साथ में मयूर और रौनक भी, तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश में थे। यार अंदर ही सो गई क्या? मिहिर ने खुद से पूछा। लग तो यही रहा, मयूर नताशा की तरफ देखते हुए बोला। इसका कुछ करो, कोई इसे नया बॉयफ्रेंड ला कर दो, वरना इसी तरह खुद को और बाकी सभी को मारती फिरेगी। रौनक गाड़ी के टायर के पास नीचे बैठा हुआ बोला। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई और रुद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया। वही मौका देखकर सभी ऐसे गुम हुए कि कुंभ के मेले में कहीं खो गए हो। थोड़ी ही देर में रुद्र की हालत के बारे में किया को पता चला। अपने चाचा और चाची के साथ वो हॉस्पिटल आई। भागते हुए वो आईसीयू तक पहुंची। किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आईसीयू के बाहर धवल और पलाश खड़े थे। किया को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। किया अभी भी हाफे जा रही थी। क्या हुआ रुद्र को बोलो, किया ने भारी आवाज में धवल से पूछा। धवल बस वहां चुप होकर पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। बोलो, किया पास आती हुई बोली। चाचा को समझ आ गया था कि कुछ तो बुरा हुआ था जो धवल बोल नहीं रहा था। प्लीज क्या हुआ मेरे रुद्र को? किया रोने लगी। धवल से किया की ऐसी हालत देखी नहीं गई। किया बस रोए जा रही थी, तभी उसे चाचा रमेश पास आए। बेटा जी संभालो खुद को, अभी ये वक्त रोने का नहीं है, रुद्र को हमारी जरूरत है, रमेश चाचा ने किया को बेंच पर बिठाते हुए कहा। किया को देखकर तो चाची को भी दया आने लगी थी। तभी चाचा ने कहा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ऐसे यहाँ बैठे नहीं रह सकते। बोलकर चाचा पीछे मुड़े, तभी आईसीयू के दरवाजे से डॉक्टर बाहर आए। जी आप में से रुद्र का करीबी रिश्तेदार कौन है? डॉक्टर ने पूछा। तभी किया अपने आंसू पोंछती हुई खड़ी हो गई। जी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं उसका चाचा हूँ, रमेश ने कहा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुनील रस्तोगी है। मैं रुद्र का अटेंडिंग डॉक्टर हूँ और न्यूरो सर्जन भी हूँ, सुनील ने सभी को बताया। फिर आगे रुद्र की हालत के बारे में बताते हुए सुनील ने कहा, देखिए बाइक रेस में स्पाइन इंजरी की वजह से डैमेज कुछ ज़्यादा ही हुआ है। बाइक रेस? किया के साथ साथ उसके चाचा और चाची दोनों हैरान थे।
फिर डॉक्टर ने आगे कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा पर अगर एक्सपर्ट के साथ अगर हम आगे बढ़े तो अच्छा होगा। मतलब डॉक्टर? रमेश ने पूछा। देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, महंगा भी उतना ही है, यहाँ की ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। और जिस एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हुए हैं। डॉक्टर सुनील ने अपनी बात जारी रखी। सभी ध्यान से सुनील की बात सुने जा रहे थे। फिर आगे बताते हुए सुनील ने सबको समझाया, देखिए वो न्यूरो सर्जन है और ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग के एक्सपर्ट है, उनका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे स्पेशल केस में एक पेशेंट के लिए उन्हें हमने यहाँ बुलाया है और आने जाने का खर्चा भी एक्स्ट्रा होता है जो उनके चार्ज से अलग से देना पड़ता है। और आपका अगर खर्चा उठाने का इरादा हो, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपके केस के लिए उनसे बात कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो हमारी न्यूरो टीम तो है ही हॉस्पिटल की खुद की, मगर उनके जुड़ने से सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुनील ने सारी बातें समझाते हुए कहा। खर्चा कितना होगा सर? रमेश ने पूछा। अभी आपने कोई डिपॉजिट जमा की है क्या? उद्धरण चिन्ह। जी नहीं, हम अभी आए हैं, रमेश ने कहा। तभी धवल हिचकिचाते हुए बोल, हाँ सर। धवल के मुंह से हाँ सुनकर तीनों धवल को देखने लगे। कितनी जमा को है आपने? सुनील ने पूछा। जी 5,75,000, पलाश डरते हुए बोला। किया, रमेश और नेहा तीनों पलाश और धवल को हैरानी से देखने लगे। तभी सुनील ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, देखिए करीब अगर कम से कम हिसाब लगाए तो सर्जरी पोस्ट ऑप केयर सबका होकर 50 या 60 लाख के आसपास जा सकता है, वो भी मल्टीपल सर्जरी करने के बाद। मेरा मतलब 3 या 4 बार सर्जरी करनी पड़ेगी, और अगर डॉक्टर स्मिथ को बाहर निकाल दे तब भी 20 या 25 लाख तो लगेंगे ही। डॉक्टर सुनील की बात सुनकर तो सभी के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। देखिए जो भी हो आप कल तक मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा है। ज़्यादा टाइम लेने की वजह से रिस्क भी बढ़ेगा और सक्सेस रेट भी कम होता जाएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं सरकारी अस्पताल में बात करके वहाँ के लिए ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, सुनील ने कहा। किया चुप थी। इतने सारे पैसे सुनकर उसका दिमाग ही बंद हो गया था। पैसे आ भी जाते पर एक घर था जिसे बेचकर अपने पापा का कर्जा चुकाया था। अब ना तो कोई सेविंग थी ना ही पैसे का कोई और जरिया। क्या करे तो क्या करे, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। सुबह हो चुकी थी। किया मुंह धोकर वापस आईसीयू के सामने आकर बैठ गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, मानो किसी ने उसे बिजली का बड़ा सा झटका दे दिया हो। तभी उसके चाचा उसके पास आए और किया के कंधों पर हाथ रखा। किया ने सर उठाकर अपने चाचा की तरफ देखा। किया की आंखें सूजी हुई थी। रात भर ना सोने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए थे। अचानक ही किया फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोता हुआ देख चाचा का दिल भी बैठ गया था। थोड़ी देर तक किया बस रोती रही। फिर जैसे ही उसका रोना कम हुआ चाचा ने कहा, देखो बेटा जी, यूं रोने से कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। चाचा के बोलते ही किया की आंखें बड़ी हो गई, मानो उसे कोई उम्मीद नजर आ गई हो। पर कैसे चाचा जी? किया ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं बेटा, वो सब मैं देख लूंगा, बोलकर चाचा वहां से उठकर जाने लगे। तभी रुककर किया से फिर से कहा, किया रुद्र को कुछ नहीं होगा, तुम बस उसका ख्याल रखना, ऑपरेशन के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। तभी चाचा की बेटी और किया की चचेरी बहन वहां आ पहुंची और धवल भी। हाँ बताओ पापा, आपने कैसे पैसों का इंतजाम किया है? आती हुई रिया ने पूछा। पीछे पीछे विधु भी आ पहुंचा जो कि रिया का सगा भाई था। धवल चुपचाप खड़ा होके सारी बात सुने जा रहा था। किया भी उठकर हैरानी से अपने चाचा को देखने लगी। यहाँ हॉस्पिटल में तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रमेश ने कड़क आवाज में कहा। क्यों पापा, सच बताने में आपको तमाशा क्यों लग रहा? रिया गुस्से से आवाज ऊंची करते हुए बोली। फिर आगे रिया गुस्से से किया को देखती हुई बोली, इस लड़की की वजह से आप हम सभी को बेघर करने पर आ चुके हो, तो मैं क्यों ना तमाशा खड़ा करूं? रिया गुस्से से बोली। बेघर? किया हैरानी से बोल पड़ी। हाँ बेघर। तुम्हारे इस भाई को बचाने के लिए पापा घर बेचने पर उतर आए, और वो भी किस लिए? गलती तुम्हारे भाई की है और भुगतना हम सभी को पड़ रहा है, रिया ने उंगली दिखाते हुए किया से कहा। ये तुम क्या बोल रही हो?
किया दबी हुई आवाज में बोली, जो बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ, इस धवल से अभी तक तूने कुछ नहीं पूछा। रिया ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, क्या कुछ मुझे कुछ नहीं पता। और रिया ये तुम कैसी बात कर रही हो, चाचा कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें विधु को या चाची को ऐसी कोई परेशानी हो, किया ने अपनी नम आवाज में कहा। विधु को अपनी बहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पूरा घर दो हिस्सों में बट चुका था, एक तरफ विधु और रमेश यानी किया का चाचा और दूसरी तरफ किया की चाची नेहा और उसकी बहन रिया। विधु और चाचा रुद्र और किया को अपना मानते थे, पर रिया और उसकी मां आज तक किया को अपना तो दूर इन सब में भी किया की गलती ही समझते थे। धवल बस चुप हो के सारा तमाशा देखे जा रहा था। तभी किया ने धवल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वो उसे सच बता दे। उसी वक्त रिया बोल पड़ी, सब कुछ मुझे पता चल चुका है, अगर सुनने की हिम्मत रखती हो तो सुनो। तुम्हारा भाई नाइट में दिल्ली नेशनल हाईवे पर रेस करने गया था, वही उसका एक्सीडेंट हो गया। रिया के मुंह से ये सब सुनकर किया को जोर का झटका लगा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। रात को जब डॉक्टर ने बताया तब किया ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर रिया ने आगे बोला, ऐसा लगता है तुम दोनों भाई बहन यहाँ हमारे घर की मुसीबत बढ़ाने के लिए ही आए हो। अच्छा हुआ तुम्हारे माँ बाप मर गए, अगर जिंदा होते तो ये सब देखकर जरूर मर जाते। रमेश ने तुरंत ही ना अब देखा ना ताव रिया को जोर से थप्पड़ मार दिया। रिया गुस्से में क्या बोल रही थी उसे खुद नहीं पता था। किया ये सब सुनकर बस चुपचाप खड़ी रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी बहन उसके और उसके भाई के बारे में ये सब सोचती थी। रिया अपने गाल पर हाथ रखती हुई बोली, पापा अगर आपने इस लड़की की वजह से हमें बेघर करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, समझे आप। बोलकर पग पछाड़ती हुई रिया वहां से चली गई। किया चुप होकर वही बेंच पर बैठ गई और अपना हाथ छाती पर रख के रोने लगी। तभी हिम्मत करके धवल पास आया। रुद्र ने रेस इसीलिए की थी ताकि उसे पैसे मिल सके। रुद्र से आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी दी, वो बस आपको इस घर से दूर लेकर जाना चाहता था। धवल ने नजरें झुकाए कहा। किया अभी भी चुप ही थी, उसे तो बस अपने भाई की फिक्र थी। तभी पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। रमेश ने पुलिस से पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर। रमेश की बात सुनकर पुलिस ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, पर मैं भी मजबूर हूँ, हमें भी अपना काम करना है। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर रमेश ने कहा, क्या सर हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर बोला। फिर रमेश और इंस्पेक्टर दोनों लॉबी से बाहर चले गए। वहां अभी किया धवल और विधु ही। चैप्टर 3। शाम के 9 बज रहे थे। किया एक्यू में खड़ी अपने भाई को देखे जा रही थी, वही डॉक्टर वेंटिलेटर मशीन पर कुछ सेटिंग्स कर रहे थे जिससे रुद्र को ठीक से ऑक्सीजन मिल सके। रुद्र अभी भी कोमा में ही था, सर पर पट्टी लगी हुई थी, वही गले में नेक सपोर्ट बैंडेज लगा हुआ था जिससे उसकी गर्दन सीधी रहे और हाथ और पैर पर प्लास्टर सपोर्ट था। गिरने की वजह से हाथ और पैर में काफी ज्यादा चोट आई थी जिससे दाहिने हाथ में और बाएं पैर में फ्रैक्चर था। अभी तक रुद्र का ऑपरेशन नहीं हुआ था, पैसों की वजह से सिर्फ ट्रीटमेंट ही हो रही थी, सर्जरी नहीं। डॉक्टर मेडिसिन चेक करने के बाद किया को देखते हुए उससे कहते हैं, देखिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का वक्त दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैं पेशेंट को यहाँ मरने के लिए तो एडमिट नहीं रख सकता, हॉस्पिटल की भी पॉलिसी होती है, और अगर आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर सकती तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी लेकर जा सकती है, मगर आपको जल्दी से फैसला लेना होगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर ने किया का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जी मैं जानती हूँ, प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। किया मिन्नत करती हुई बोली, देखिए बात यहाँ एडमिट की नहीं है, अगर आपके भाई का ऑपरेशन जल्दी से ना हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी, फिर हम भी बचा नहीं पाएंगे, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बोलकर डॉक्टर सुनील वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर किया का सर दर्द करने लगा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कल तक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी वो। अनजान शहर, ऊपर से वो अकेली, आज पहली बार उसे अपने मम्मी और पापा की कमी इतनी ज्यादा महसूस हो रही थी। चाहकर भी वो रो नहीं सकती थी, चिल्लाना चाहती थी पर वो भी नहीं कर सकती थी। किया खुद को संभाले एक्यू से बाहर आई और बेंच पर बैठ गई। विधु धवल भी कोने में खड़े थे। तभी किया की चाची नेहा वहां आ पहुंची, उसे देखकर किया अपनी जगह से खड़ी हुई।
रात का वक्त था, इसी वजह से लॉबी में कोई नहीं था सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के। रिलेटिव्स का टाइम खत्म हो गया था, पर किया ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि उसे आज रात यहीं रुकने दे, जिस वजह से डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर किया और उसे रिलेटिव्स को परमिशन दिलाई थी। अपनी चाची को देखकर किया कुछ नहीं बोली। तभी नेहा ने कहा, तू किस जन्म का बदला ले रही है, मेरे परिवार से बोल। गुस्से से चाची ने कहा, क्या हुआ चाची जी, अब मैंने क्या किया? किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि उसकी चाची आते ही ऐसे वक्त में भी उसे डांट रही थी। अच्छा, मुंह तो ऐसे बना रही कि तुझे कुछ पता ही ना हो, तुझसे तो वो सांप ही बेहतर है, कम से कम पता तो होता है कि डसेगा, पर तू तो इतना जहर उगल रही मेरे परिवार में कि मुझे खुद पता नहीं चला कब मेरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने सभी को आवाज नीचे करने के लिए समझाया। वही किया कि आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ विधु का गुस्सा बढ़े जा रहा था। चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। किया ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला। अच्छा, कुछ नहीं किया तो मेरा पति घर बेचने की जिद पकड़े क्यों बैठा है? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। सच सच बता, कौन सा जादू टोना किया है मेरे परिवार पर कि मेरा बेटा और मेरा पति हमेशा तुम्हारी ही तरफदारी करते रहते हैं? तुझे जैसी चुड़ैल से तो भगवान ही बचाए। अपनी ही चाची के मुंह से ऐसी सब बातें सुनकर किया का बचा कुचा भरोसा भी टूट चुका था। वही धवल और विधु पूरी तरह से शॉक्ड थे कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसा सब कैसे बोल सकती थी, और खास करके एक चाची खुद की भतीजी के लिए। किया बस रोए जा रही थी, तभी विधु उसके पास आता है। दिया, रो मत, पापा जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। विधु, तू अपनी माँ को बीच में ही रोकते हुए विधु ने कहा, मम्मा मुझे यकीन नहीं होता आप इतनी खुदगर्ज निकलोगी अपने बेटे के मुंह से। अपने लिए ऐसी बात सुनकर नेहा गुस्से से तिलमिला उठी। तभी विधु आगे कहता है, अगर रुद्र की जगह में होता तब भी आप यही करती मम्मा। बोलो। विधु की इस बात का नेहा साहा के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी खुद को सही साबित करने के लिए जो भी जी में आया सब किया को सुनाए जा रही थी, मगर अब किया की सब्र का बांध टूट गया था और अपना मुंह दबाते हुए वो वहां से भागकर चली गई। उसे ऐसा करता देख नेहा को भी अब शांति मिल रही थी। वही विधु गुस्से से अपनी मां को ही देखे जा रहा था। देखा, सच बोला तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। नेहा ने अपने बेटे के गुस्से से खुद को बचाने के लिए ये कहा, पर विधु भी उसका ही बेटा था। पलटवार करते हुए विधु बोला, दी चली गई वही अच्छा हुआ, नहीं तो आज उनका हाथ आप पर उठ ही जाता। अगर मैं उनकी जगह होता तो डेफिनेटली आप पर अभी मानहानि का केस ठोक देता और 2-3 थप्पड़ अलग से, जिससे से आग बबूला हुआ। विधु अपनी मां को देखते हुए बेंच पर बैठ गया। वही नेहा हैरानी से अपने बेटे को देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका विधु उसे ये सब भी बोल सकता था। उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। मुझे कल दया आ गई थी उस पर, मगर आज उसका सच अच्छे से पता चल गया है मुझे। नेहा अपने हाथों की मुट्ठी भींचती हुई मन में बोली। तो धवल भी हैरान था कि किया से और रुद्र से उसका खुद का परिवार इस तरह से नफरत करता था। धवल को रुद्र ने बताया था, पर आज आंखों देखा हाल। धवल को ऊपर से नीचे तक हिला देने के लिए काफी था, पर दूसरी तरफ धवल को तसल्ली भी थी कि किया का चाचा और उसका भाई विधु उसके साथ थे। किया भागती हुई हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी। उससे ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसकी चाची उसके और उसके भाई के लिए ये सब सोचती थी। वही दूसरी ओर घर पर रमेश और उसकी बहन के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका था। सीधे तरीके से कहे तो दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, बातों से एक दूसरे को चोट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर ज्यादातर ये हरकत सिर्फ रिया की तरफ से ही हो रही थी। जबकि रमेश अब तक चुका था इस बहेशबाजी से, वो रिया को समझने में लगे हुए थे, पर उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पापा, मैं बोल रही हूँ उस किया के लिए, अगर आपने इस घर को बेचा है तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। रिया गुस्से से बोल पड़ी, पर उसकी आंखों में आंसू थे जिससे उसके पापा चाहकर भी नहीं लड़ पा रहे थे। तू क्यों नहीं समझ रही बेटा, वो तुम्हारी बहन है और रुद्र तुम्हारा भाई है। बचपन से साथ खेलते आए हो आप सब, तब तो इतनी कड़वाहट नहीं थी, फिर आज अचानक से तुम अपने ही भाई को मारने पर क्यों तुली हुई हो? रमेश साहा लगभग चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की बात का रिया के पास कोई जवाब नहीं था। तभी आगे बात करते हुए रमेश ने अपनी बेटी रिया से कहा,
अगर भगवान ना करे और हमारी स्थिति किया की जैसी होती तब तुम क्या करती? तब भी अपने भाई के लिए तुम यही सब सोचती? बोलो। अपने पापा की बात सुनकर मानो रिया को एक झटका सा लगा हो, वो चुप जोकर सोफे पर बैठ गई। मानो उसे रियलाइज हुआ था कि वो अपनी नफरत की वजह से रुद्र के साथ कितना गलत कर रही थी। वही हॉस्पिटल के बाहर किया रोती हुई आगे बढ़े जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद किया एक बार के बाहर रुकी। बार लीगल था, जिस वजह से वहां पूरा ध्यान रखा जाता था कि किसी भी तरह की कोई भी बुरी हरकत ना हो, खासकर लड़कियों के साथ, जिसके लिए बाहर और अंदर बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। किया आज पहली बार हिम्मत करके बार में गई। उसने सुना था स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग अक्सर शराब पिया करते हैं और यही सोचकर जिया बारटेंडर के पास गई। किया को देखकर बारटेंडर को साफ साफ पता चल रहा था कि वो पहली बार किसी बार में गई थी। जी कहिए मैडम, कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करेगी आप? बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी कोई भी, किया डरी सहमी सी बोली। बारटेंडर ने देखा वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ बार टेबल पर रखे हुए थे और मुट्ठी भींची हुई वो लड़की इधर उधर देखे जा रही थी। उस बारटेंडर ने कहा, स्ट्रेस दूर करना है आपको? बारटेंडर की बात सुनकर किया ने हाँ के जवाब में अपना सर हिलाया। तभी बारटेंडर ने एक वोडका की बोतल खोली और एक पैक बनाकर ग्लास को टिश्यू पेपर के ऊपर रखकर किया के आगे सरकाया। किया ने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और सांस लेकर आंखें बंद करके पूरा ग्लास होठों से लगाए गले से नीचे उड़ेल दिया। बारटेंडर उसे ही देखे जा रहा था। किया खांसने लगी, उसे गले में जलन महसूस होने लगी थी। बस कुछ वक्त के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। उसे बस एक पल के लिए शांति चाहिए थी। लगता है पहली बार शराब को हाथ लगाया है तुमने, बारटेंडर ने कहा। जवाब में किया ने हाँ में अपना सर झुकाया। बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, 1250 रुपये मैडम। बारटेंडर की बात सुनकर किया को ख्याल आया कि शराब मुफ्त की नहीं थी। तभी उसे पता चला कि उसका पर्स उसके पास नहीं था। फिर ख्याल आया कि उसके मोबाइल के बैक कवर में कुछ पैसे तो रखे थे उसने इमरजेंसी के लिए। किया ने तुरंत मोबाइल का बैक कवर ओपन किया और पैसे निकालकर गिनने लगी। सिर्फ 750 रुपये है। किया सोच में पड़ गई, पर फिर उस बारटेंडर को देखते हुए किया बोली, का क्या ऑनलाइन पेमेंट? किया बोलते हुए रुक गई। किया को अच्छे से पता था कि वो बार उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा था। ऊपर से ऑनलाइन पेमेंट की बात करके उसने सामने खड़े उस शख्स को ये जरूर बता दिया था कि वो एक पैग तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। किया शर्म के मारे उस बारटेंडर को देखे जा रही थी। तभी वो अपना अप्रोन निकालते हुए बोला, डोंट वरी इट्स ऑन द हाउस। हल्की सी मुस्कान लिए वो वहां से बाहर निकलने लगा। किया उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। बार में जब से किया आई थी तब से लाइट्स कम थी, या यूं कहे जानबूझकर डिम कर दी गई थी। तभी दूसरा बारटेंडर वहां आया। यार कहा था तू, तेरी वजह से मुझे कब से ये संभालना पड़ रहा था। वो बाहर निकल रहा बारटेंडर दूसरे बारटेंडर को देखते हुए बोला। किया ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। सॉरी यार ड्रंकन, माफ कर दे तेरे भाई को। क्या करता, मस्त लड़की थी, अपना सेटिंग बिठाने गया था। वो बारटेंडर बोला। हुस्न को शर्मसार करना ही इश्क का इंतकाम होता है, ड्रंकन बोला। क्या बात है, फिर से एक शायरी मैं उस लड़की को सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरा टाइम हो गया है। बाहर निकलते हुए ड्रंकन बोला और किया के बाजू में आकर खड़ा हो गया। किया ना चाहते हुए भी उसे ही देखे जा रही थी। ला मेरा पैक बना जल्दी, अभी फोन आता ही होगा। वो बाहर आया। बारटेंडर यानी ड्रंकन बोला, क्या बे ड्रंकन, पहली बार देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि घर वालों से बात करने के लिए तुझे शराब की जरूरत पड़ रही है। बार टेबल की दूसरी तरफ खड़ा वो बारटेंडर बोला, यार अभी तुझे बता है ना पीछे पड़े हुए हैं मेरी शादी को लेकर। ड्रंकन बोला, हाँ जनता हूँ, पर उनको समझा तू अभी 29 साल का ही तो है, ऊपर से इस देश का सबसे बड़ा उद्धरण चिन्ह। चुप कर, ड्रंकन ने बीच में ही अभी को रोक दिया। किया को थोड़ा अजीब लगा उस अभी की बात से। किया को इतना तो पता चल ही गया था कि ड्रंकन कोई मामूली लड़का तो नहीं था। तभी अभी ने कहा, मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है, तू तब तक बचा हुआ है जब तक बार में लो लाइट है, मेरा मतलब डिम लाइट है। जैसे ही बार की लाइट्स फुल हुई तू तो गया। अभी की बात सुनकर ड्रंकन उससे कहता है,
फिकर मत कर, मैं जब तक हूँ तब तक लाइट फुल नहीं होगी। बोलते हुए बड़ा सा लार्ज बैग ड्रंकन ने गले से नीचे उतरा और आगे जाकर नाचने लगा। किया सारा तमाशा देखे जा रही थी, बस चुप होकर वो उस लड़के को देख रही थी, पर सिवाय उसकी आवाज के किया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किया उसका चेहरा देखना तो चाहती थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो ड्रंकन अपनी धुन में 2-3 लड़कियों के साथ नाचे जा रहा था। बार में गाना बज रहा था, नाच 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 मेरी रानी। सभी गाने पर अपने होश खोते हुए नाचे जा रहे थे। तभी एक लड़का किया के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कम ऑन बेब लेट्स डांस। लड़का नशे में धुत था। ये देख किया हड़बड़ाई हुई अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी एक लड़का वहां पर आया और किया का हाथ उस नशे में धुत लड़के से छुड़वाते हुए बोला, बे अभिजीत कितनी पी रखी है तूने? ये अर्पिता नहीं है, जाकर वहां पर देख, अगर तेरी वाली को पता चला तो यही तेरा नशा उतर जाएगा। वो लड़का अभिजीत को समझाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अभिजीत वहां से दूसरी ओर जहां अर्पिता थी वहां जाने लगा। शुक्रिया, किया ने उस लड़के को देखकर बोला और अपनी कलाई सहलाने लगी। तभी ड्रंकन वहां पर आया और 2 लार्ज पैग एक साथ पी गया। किया और वो लड़का ड्रंकन को ही देखे जा रहे थे। तभी हाथ से इशारा करके ड्रंकन वापस नाचने चला गया। फिर किया को देखकर वो लड़का बोला, मेरा नाम शौर्य जडेजा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अपना हाथ किया की तरफ बढ़ाता हुआ शौर्य बोला। किया ने भी हाथ मिलाया। तभी मौका देखकर शौर्य ने किया को सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की। डोंट वरी, ऑरेंज जूस है। किया का हिचकिचाता हुआ चेहरा देखकर शौर्य ने कहा। किया हिचकिचा रही थी, तभी शौर्य बोला, डोंट वरी, जूस पी कर चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। तभी ड्रंकन वापस आया और एक और लार्ज पैग पीते हुए बोला, पी ले, रिलैक्स हो जाएगी। अभी तूने बोला था ना स्ट्रेस कम करना है, ये अच्छी ड्रिंक है, डोंट वरी। किया को यहाँ रुकना नहीं था। ड्रंकन की बात सुनकर ना चाहते हुए भी उसने उस ड्रिंक को पीने का फैसला किया और पूरा ग्लास एक ही बार में पी गई। ड्रंकन और शौर्य हैरानी से किया को देखने लगे। चैप्टर 4। ड्रंकन और शौर्य हैरानी से किया को देखने लगे। क्या इसे पता नहीं था कि इसमें? शौर्य हैरानी से ड्रंकन को देखने लगा। मुझे क्या पता, इसके हालचाल से तो यही लग रहा कि इसे कुछ नहीं पता। लगता है नई आई है दिल्ली में, या फिर बार में पहली बार आई है। ड्रंकन किया को देखकर बोला। कुछ ही देर में इसकी हालत खस्ता हो जाएगी, पहली बार इसने ये ड्रिंक ली है। शौर्य बोल पड़ा, तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था, खामोखा बेचारी को पिला दी। टेबल के अंदर खड़ा बारटेंडर अभी बोल पड़ा। किया तीनों की बात बस सुने जा रही थी। उसे ये अंदाजा हो गया था कि उसे वो ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी। तभी किया को मानो अचानक से अपना सर भारी लगने लगा था। किया ने अपना सर पकड़ लिया। प्लीज बताओ, ये क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? मुझे हल्का सा चक्कर आ रहा है, किया डरी हुई थी। तभी बात संभालते हुए ड्रंकन बोला, फिकर मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। हम लोग कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं जो किसी का फायदा उठा ले, बस हल्का सा नशा सा हो गया है तुम्हें, और कुछ नहीं। ऊपर से अभी तुमने वोडका भी तो पी थी ना, तो कॉकटेल जैसा हो गया होगा, डोंट वरी। ड्रंकन की बात सुनकर किया डर गई। वो बोली, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बोलकर किया वहां से जाने ही लगी थी कि उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तभी ड्रंकन ने उसे पकड़ लिया। देखो, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना। बोलते हुए ड्रंकन किया को लेकर बार के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गया जहां उसका प्राइवेट रूम था। ये तुम कहाँ लेकर आ गए मुझे? किया लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। ड्रंकन ने किया को बेड पर सुलाते हुए कहा, यहाँ आराम कर लो, जैसे ही नशा उतर जाएगा मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। बोलकर ड्रंकन दरवाजा बंद करके बार में वापस जा पहुंचा। एक और लार्ज, ड्रंकन ने कहा, हाँ, 1 मिनट रुक और बता, तुम दोनों ने वो नशीली ड्रिंक क्यों पिलाई? ये गलत बात थी, अभी ने कहा। फिर 2 और लार्ज पैक ड्रंकन के सामने सरका दिए। ड्रंकन बिना बोले उसे तुरंत गटक गया। देख, हमें नहीं पता था, ओके? अगर पता होता कि वो पहली बार ये सब कर रही तो हम उसे कभी नहीं पिलाते। मुझे लगा रेगुलर लड़की होगी, अब फर्स्ट टाइमर निकलेगी, ये थोड़ी पता था। और बोलकर ड्रंकन फ्लो पर जाकर नाचने लगा। फ्लो पे गाने की धुन में सभी झूम झूम कर नाच रहे थे। दिल्ली के लगभग सारे रईस लड़के और लड़कियां वहीं पर डेरा जमाए बैठे थे। ये सब आम हो चुका था, रोज रात को बस यही सब चलता रहता था।
रात के 3 बज चुके थे। ड्रंकन थका हारा नशे में धुत लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपने प्राइवेट रूम में पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर आकर किया के पास उससे लिप्ट सोने की कोशिश करने लगा। तभी किया मुड़कर नशे में उससे लिपट कर सोने लगी। कुछ देर तक यही चलता रहा। तभी ड्रंकन ने नशे की हालत में किया को किस करना शुरू किया। किया को भी ये सब अपना सा लगने लगा और उसने भी वही सब करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में ड्रंकन और किया के कपड़े दोनों के जिस्म से उतर चुके थे और फिर ड्रंकन किया के साथ सेक्स करने लगा, जिस वजह से किया को दर्द का एहसास होने लगा। वो आधी होश में थी, बस इतना कि उसे ये पता चल रहा था कि कोई उसके साथ सेक्स कर रहा था, पर वो इतनी होश में नहीं थी कि अपने आप को बचा पाए। कुछ देर तक यही सब चलता रहा। किया ने हिम्मत करके खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। पीछे के कमरे की खिड़की से हल्की सी चांद की रोशनी किया के जिस्म को छू रही थी। ना तो किया ना ही ड्रंकन एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। हालांकि ड्रंकन को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो तो नशे में धुत होकर किया के साथ एंजॉय कर रहा था। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगा तब किया की रोने की हल्की सी आवाज ड्रंकन के कानों में पड़ी। तभी अचानक से ड्रंकन रुक गया। वो इस वक्त किया के ऊपर ही था। उसने किया को नजदीक से देखने की कोशिश की। ड्रंकन का सारा नशा बस उतर ही गया था। उसने फिर सुना, प्लीज मेरा साथ ये मत करो, दर्द हो रहा है। ड्रंकन ने जैसे ही किया के मुंह से ये सुना, उसने किसी तरह से तकिए के पास रखा मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करके नीचे की तरफ देखा। देखते ही वो हैरानी से सोच में पड़ गया, ये क्या कर दिया, इसे तो ब्लीडिंग हो रही, हाँ पर थोड़ी सी है। ओह नो, इसका मतलब ये वजन है और मेरे साथ इसका फर्स्ट टाइम। शीट यार, ड्रंकन सोच में पड़ गया था। तभी ड्रंकन की नज़र किया के चेहरे की तरफ गई। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑफ कर दी और किया को पकड़े हुए अपनी तरफ खींचा। चांद की रोशनी में जब किया ऊपर ड्रंकन की तरफ उठी तो उसके चेहरे को देखकर ड्रंकन पूरी तरह से शॉक्ड था। साला चांद में भी दाग है, पर इसका चेहरा तो आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। ड्रंकन मुस्कुराया, नहीं देखी तो होगी पर इतनी मासूम सी लड़की नहीं देखी, ड्रंकन बोला। किया बस हल्की सी नज़रों से ड्रंकन को देखे जा रही थी। वो अभी भी नशे में थी। सॉरी, ड्रंकन ने किया से कहा। किया मुस्कुराते हुए नशे में बोली, मैं भी सॉरी, वो मुझे दर्द हो रहा था ना तो। किया बीच में ही रुक गई। ड्रंकन ने एक नज़र उसके जिस्म पर डाली, कयामत है तू। अगर मैं इस सल्तनत का सुल्तान हूँ तो बेशक तू तबाही है मेरी, ड्रंकन किया के जिस्म को देखकर बोला। तभी किया की छाती के बीच ड्रंकन की नज़र गई। किया की छाती के बीच में एक काला तिल था, जिसे देखकर ड्रंकन सोच में पड़ गया। क्या हुआ? किया नशे में बोली। अपनी सोच से बाहर आता ड्रंकन किया को देखने लगा। अभी भी किया के साथ ड्रंकन जुड़ा हुआ था। ड्रंकन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नशे में किया बोली। नहीं, ड्रंकन ने कहा। तो फिर? किया ने पूछा। क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ? ड्रंकन को क्या सूझा कि उसने बेशर्मी से किया से सेक्स करने के लिए पूछ दिया। पर दर्द हुआ तो? किया गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली। जवाब में ड्रंकन ने किया को बिस्तर पर धीरे से लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, आई प्रोमिस, बोलकर ड्रंकन किया को डीप किस करने लगा। किया ने अपने पैर ड्रंकन की कमर पर लपेट दिए और दोनों हाथों को ड्रंकन की गर्दन से लपेटकर ड्रंकन को किस करने लगी। ड्रंकन ने इस बार बहुत ही पैशनेट तरीके से संभाल कर किया के साथ सेक्स किया, जिससे किया को दर्द का एहसास ना हो। सेक्स करने के बाद कब दोनों सो गए पता ही नहीं चला। उधर हॉस्पिटल में सुबह हो चुकी थी। विधु और धावल वहीं बैठे थे। तभी विधु के पापा वहां आ पहुंचे। किया कहाँ पर है? आते हुए रमेश ने अपने बेटे से पूछा। जी पापा, रात को मम्मी के साथ बात होने के बाद दी यहाँ नहीं आई, मुझे लगा घर पर होगी। विधु की बात सुनकर रमेश चौंका। क्या बोल रहे हो बेटा? किया रात से घर नहीं आई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगी इसीलिए यहाँ भागता हुआ चला आया, रमेश ने बताया। नहीं पापा, दी यहाँ से चली गई थी। रात को मम्मी ने बहुत बुरी तरह से दी को डांटा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर मैंने कुछ नहीं कहा। सोच सागर बोलूंगा तो और ज्यादा बात आगे बढ़ेगी, विधु ने जवाब दिया। ये अच्छा किया तूने बेटा, जो तेरी माँ से तूने बहस नहीं की, रमेश ने जवाब दिया। पर अंकल, किया दी अब कहाँ है? धवल बीच में बोलते हुए आगे आया।
हाँ जल्दी तेरी बहन को फोन लगा, सर पूछ कहा है, कहीं तेरी माँ की वजह से वो नाराज होकर इधर उधर चली ना गई हो, अनजान शहर है उसके लिए, प्लीज बेटा जल्दी कर, रमेश ने विधु से कहा। हाँ पापा, बोलकर विधु ने किया को फोन लगाया। अचानक किया का फोन बजने लगा। कुछ देर तक यूं ही रूम में फोन की घंटी सुनाई दी, फिर वापस से घंटी सुनाई देना बंद हो गई। फिर से घंटी सुनाई दी। इस बार किया ने अपनी आंखें खोली और बिना देखे फोन उठाया। हेलो हेलो दी, कहा हो, रात से वापस हॉस्पिटल नहीं आई आप, पापा फिकर रह रहे आपकी। विधु की आवाज सुनकर किया बिस्तर पर उठकर बैठ गई। हाँ विधु मैं आती हूँ, बोलकर किया ने फोन काट दिया। विधु आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही किया ने फोन काट दिया। पापा दी आ रही, विधु ने अपने पापा को देखते हुए कहा। इधर रूम में किया अपना सर पकड़कर बैठी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े उसके जिस्म पर नहीं थे और बाजू में उसके कोई सोया हुआ था। इन सब ख्याल से ही किया का दिल बैठा जा रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना हाथ सर पर से हटाया और मुड़कर बाजू में देखा। किया अचानक से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर ड्रंकन अचानक बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ? आसपास देखते हुए ड्रंकन की नज़र किया पर गई। ड्रंकन ने देखा किया मुंह छुपाए बेड पर बैठी थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस था तो सिर्फ ब्लैंकेट जिससे उसने खुद को कवर किया हुआ था। तभी ड्रंकन ने बेड पर से अपने कपड़े खींचे और अंडरवियर पहने खड़ा हुआ। बाद में पेंट पहनते हुए बोला, चिल्ला क्यों रही? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुमसे पूछा भी था, ड्रंकन बोला। किया ने अपना सर उठाया और क्या सूझा कि दूसरी तरफ मुड़कर अपने कपड़े पहने लगी। ये देख ड्रंकन को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ तुम्हें? वो बोला, पर किया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किया की नज़र नीचे की तरफ गई। खून के धब्बे देखकर किया को यकीन हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ होगा पिछली रात को। किया की आंखों से आंसू निकलने लगे। नशे की हालत में उसने वो गलती कर दी थी जिसके लिए शायद वो कभी खुद को माफ नहीं कर सकती थी। ड्रंकन किया की तरफ बढ़ा, तभी जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर किया अपना मोबाइल लेकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी, पर दरवाजे की तरफ जाने से पहले ही ड्रंकन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बताऊं तो क्या हुआ है तुम्हें? पर किया हाथ छुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। तभी दरवाजे पर ड्रंकन ने हाथ रख दिया और किया को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए ड्रंकन बोला, अब इसमें रोने की क्या बात है? इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई। ऊपर से मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, वो मैंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था और तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था। मगर फिक्र मत करो, मुझे कोई एसटीडी नहीं है, मेरा मतलब कोई सेक्स की बीमारी नहीं है, तो तुम सेफ हो। ओके। ड्रंकन बिना बात सुने अपनी धुन में बोले जा रहा था। तभी नजरें झुकाई किया ने दोनों हाथ ड्रंकन के सामने जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी ही गलती थी। मेरा भाई हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और मैं यहाँ। बोलते हुए किया रोने लगी। किया की प्रॉब्लम अब ड्रंकन को समझ आ रही थी। रुको एक मिनट, ड्रंकन भरी आवाज में बोला, फिर अपना शर्ट पहनते हुए अपना मोबाइल लिया और बाइक की चाबी लेकर किया के नजदीक आया। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? ड्रंकन की बात का जवाब देते हुए किया बोली, पल्स हॉस्पिटल। ठीक है चलो, ड्रंकन बोला। तभी किया ने मना करते हुए ना कहा, देखो कोई तमाशा नहीं होगा। ओके आई प्रोमिस, ये सब हम दोनों के बीच ही रहेगा, और वैसे भी मुझे वहीं पर थोड़ा काम है। बोलकर ड्रंकन ने रूम का दरवाजा खोला। दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेना, बोलकर ड्रंकन ने किया का हाथ पकड़ा और उसे बार के पार्किंग में लेकर पहुंच गया। पार्किंग में ड्रंकन की BMW बाइक के एक 300R खड़ी थी। किया ने देखा वो स्पोर्ट बाइक थी। ड्रंकन को स्पोर्ट बाइक का काफ़ी ज़्यादा शौक था और बाइक को स्पीड में चलाने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। बाइक को देखकर किया को रुद्र की याद आ गई, कैसे बाइक की वजह से उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तभी ड्रंकन ने मफलर से अपना चेहरा ढक दिया। ये बात किया को अजीब लगी, पर उसे ये लगा कि पॉल्यूशन या ठंड की वजह से ड्रंकन ने ऐसा किया होगा। ड्रंकन ने बाइक स्टार्ट की और किया को अपने पीछे बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ बाइक भागा दी। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी ड्रंकन को कॉल आया। हेलो, ड्रंकन को छोड़कर किया ICU की तरफ भागी। हाँ, कहाँ पर हो आप डॉक्टर? ड्रंकन ने पूछा। मैं एक केस को हैंडल कर रहा हूँ, ICU में हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। अच्छा, मैं वही आके मिलता हूँ,
ड्रंकन ने कहा और फोन रख दिया। तभी उसने देखा किया उसके पास से कहीं चली गई थी। हम बाद में मिल लूंगा, शायद भाई से मिलने गई होगी, बोलकर अपनी धुन में वो आईसीयू की तरफ जाने लगा। किया जैसे ही एक्यू में पहुंची उसने देखा वहां भागदौड़ लगी हुई थी। वो तुरंत विधु के पास पहुंची। क्या हुआ विधु? किया ने विधु से पूछा। तभी उसके कानों में आवाज गई, जल्दी करो, इंजेक्शन एड्रेनालिन लोड करके दो। एक सिस्टर ने बोला। फिर से आवाज किया के कानों में गई, इंजेक्शन वासोप्रेसिन का इन्फुशन तैयार करो। सभी जल्दी में थे। किया को डर लगने लगा। विधु क्या हुआ प्लीज? किया ने फिर से पूछा। विधु चुप होकर खड़ा था। तभी चाचा ने पास आकर कहा, रुद्र की कंडीशन बहुत सीरियस है बेटा। चाचा के बोलते ही किया के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। वो अपनी छाती पर हाथ रखे बेंच पर बैठ गई। उसे बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा था। चैप्टर 5। बेटा खुद को संभालो, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारना, हमारे रुद्र को कुछ नहीं होगा। देखना तुम भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। चाचा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे किया का मनोबल बढ़ाने की, पर अब किया को भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा था। सारी उम्मीद टूटती बिखरती नजर आ रही थी। किया के पास अब कुछ था तो उसके आंसू, जिसकी कीमत शायद ही कोई दे पाता। ये सब तमाशा चल ही रहा था कि लॉबी में ड्रंकन आ पहुंचा। उसकी नज़र सामने बेंच पर बैठी किया पर गई। वो तुरंत ही किया के पास जाने लगा कि उसने देखा डॉक्टर सुनील एक्यू से बाहर आ चुके थे। ड्रंकन उनके पास गया। देखिए वेंटिलेटर पर तो हमने रखा है पर उनके लंग्स यानी फेफड़े धीरे धीरे कम करना बंद कर रहे। डॉक्टर सुनील की बात सुनकर सभी शॉक्ड थे। ड्रंकन ध्यान से सुनील की बात सुन रहा था। प्लीज डॉक्टर, मेरे छोटे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं है, बचा लीजिए उसे, भीख मांगती हूँ आपसे। किया आंखें बंद करके रोने लगी। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रखे थे। आज किया खुद को इतना लाचार और बेबस पहली बार महसूस कर रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन उसे देखना पड़ेगा। ड्रंकन उसे देखकर बस चुप खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उसने रात गुजारी थी वो इतनी बेबस हो चुकी थी। देखिए ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, डॉक्टर सुनील ने कहा। प्लीज़ एक दिन का वक्त दे दीजिए, मैं कहीं से भी पेशों का इंतजाम कर लूँगी। किया उम्मीद भरी नज़रों से बोली। सॉरी मैडम, हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी है और ये ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, आप समझिए। जब फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें आराम देने के लिए इक्मो नाम के मेडिकल डिवाइस पर रखा जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में आर्टिफिशियल लंग्स भी कहते हैं। और इसका पर डे का चार्ज ही 1 से 2 लाख तक होता है और कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन इस मशीन को रखना पड़ेगा। अच्छे खासे लोग भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, आप समझिए। डॉक्टर सुनील सच बोल रहे थे और ये मशीन लगाना और इसका खर्चा उठाना किसी भी आम आदमी के लिए बाहर की बात थी। सभी हैरान थे। चाचा ने सोचा नहीं था कि इतना पैसा लगेगा। विधु और धवल को भी अब उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। किया ये सब सुनकर चुप होकर खड़ी रही। प्लीज आप इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाए, अगर तब तक भगवान ने चाहा तो शायद वो बच जाए, सुनील ने कहा और वहां से जाने ही लगा कि ड्रंकन ने सुना। डॉक्टर को जाता हुआ देखती किया बोली, शायद बच जाएगा। किया के मुंह से निकला वो शब्द सुनकर ड्रंकन पूरा अंदर तक हिल गया। उसे किया का दर्द महसूस हो रहा था। फिर अचानक ही वो किया से बोला, डोंट वरी, ट्रीटमेंट इज ऑन द हाउस। वो आवाज सुनकर किया ड्रंकन को देखने लगी और बाकी सब भी। ये क्या बोल रहे? डॉक्टर सुनील ने हैरान होते हुए ड्रंकन से पूछा। अरे ट्रीटमेंट फ्री में कर दो हॉस्पिटल की तरफ से। ड्रंकन बोला, ये क्या बोल रहे भाई, दिमाग आपका ठिकाने पर तो है ना? डॉक्टर सुनील हैरान होते हुए बोल पड़ा, अरे मेरा मतलब ये हॉस्पिटल इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है, इनको मदद की जरूरत है और आप मना कर रहे, ये तो गलत बात है। ड्रंकन डॉक्टर सुनील को चिढ़ाते हुए बोला, देखिए मिस्टर, आपको मैं साफ साफ बोल दूं, ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है और जिसका है उसी से बात कर लो। मैं यहाँ सिर्फ एक सर्जन की हैसियत से जॉब करता हूँ बस, डॉक्टर सुनील ने लताड़ते हुए ड्रंकन से कहा। किया और बाकी सब ड्रंकन और डॉक्टर को देख के समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था। तभी ड्रंकन कुछ सोचते हुए बोला, देखिए मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ अभी पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, कहीं देरी ना हो जाए। ड्रंकन की बात सुनकर डॉक्टर सुनील बोला,
अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके पैसे जमा करवा दीजिए और फिर हम तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सुनील की बात सुनकर ड्रंकन कुछ बोलने ही वाला था कि एक सिस्टर भागती हुई डॉक्टर के पास आई। सर प्लीज, रुद्र नाम के पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आगे क्या करना है? इक्मो के बिना सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सिस्टर बोली। ड्रंकन ने देखा कि उसके यूनिफॉर्म के लेफ्ट साइड कंधे के नीचे बेज लगा हुआ था जिस पर इंचार्ज इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो आप इक्यू की सिस्टर इंचार्ज है? ड्रंकन बोला। तभी किया पास आई, साथ में उसके चाचा भी। प्लीज सर कुछ कीजिए, किया मिन्नत करती हुई बोली। तभी एक सिस्टर इक्यू से बाहर आई और किसी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नोट चाचा के हाथ में थमा दिया। चाचा को समझ आ गया कि उन्हें ये मेडिसिन लेकर आनी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो तुरंत फार्मेसी की ओर चले गए। डॉक्टर सुनील किया को समझाते हुए बोले, देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर जो मशीन है वो ऐसे ही हम दर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लीज आप समझिए, डॉक्टर सुनील ने कहा। ड्रंकन अच्छे से समझता था कि इसमें डॉक्टर सुनील की कोई गलती नहीं थी। ड्रंकन ने एक नज़र किया के ऊपर डाली। उसकी आंखों से निकलते आंसू ड्रंकन को उसकी मजबूरी और लाचारी का साफ साफ अंदाजा बयान कर रहे थे। तभी अपनी मुट्ठी भींचकर ड्रंकन ने डॉक्टर सुनील से कहा, क्या ये प्रूफ काफ़ी है इस पेशेंट के इलाज के लिए? बोलते हुए ड्रंकन ने अपने चेहरे से मफलर नीचे खींचा। जैसे ही सुनील की नज़र ड्रंकन पर गई उसके छक्के छूट गए। मिस्टर सिंघानिया आप। तभी ड्रंकन ने तुरंत ही मफलर वापस से ऊपर करके चेहरा ढक दिया। सिस्टर भी हैरान थी, वही किया कुछ समझ नहीं पा रही थी और रमेश भी, पर दूर खड़े विधु ने ड्रंकन का चेहरा देख लिया था, साथ में धवल ने भी, दोनों दूर खड़े बात कर रहे थे। क्या तूने वही देखा जो मैंने देखा? विधु ने ड्रंकन की तरफ देखते हुए धवल से पूछा। हाँ, पर कुछ पक्का नहीं पता, चेहरा तो उस बिजनेस टाइकून से ही मिलता जुलता है, पास जाकर ठीक से देखे तभी कुछ पता चलेगा, धवल ने बताया। इधर किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। किया सोच ही रही थी कि डॉक्टर ने कहा, आपका ये प्रूफ काफ़ी है, प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हो जाएगी, बोलकर डॉक्टर ने नर्स को इंस्ट्रक्शन दिया और इक्यू में चले गए। किया हैरानी से ड्रंकन को देखने लगी, पर किया का उलझन वाले चेहरे को इग्नोर करता हुआ ड्रंकन किया जहां बैठी थी वहां जाके बैठ गया और मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। उसे यूं ये सब करता देख किया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आखिर कैसे डॉक्टर ने एक ही बार में ड्रंकन का चेहरा देखकर बात मान ली? आखिर कौन है ये ड्रंकन और किस वजह से यहाँ आया था? किया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस थकी हारी ड्रंकन के बाजू वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ खड़े विधु और धवल झुक झुक कर कोशिश कर रहे थे किसी तरह ड्रंकन का चेहरा दिख जाए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था, मफलर की वजह से ड्रंकन का चेहरा ढका हुआ था। तभी विधु को कुछ याद आया और उसने मोबाइल में इंटरनेट पर कुछ सर्च किया। धवल उसके मोबाइल को ही देखे जा रहा था। धवल ने देखा विधु ने किसी आदमी की तस्वीर खोली हुई थी। ये देख सर पर चोट का निशान है दाहिनी तरफ, धीरे से विधु ने धवल से कहा। तभी धवल को अंदाजा हो गया कि विधु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों उस निशान को ड्रंकन के फहद पर ढूंढने लगे। यूं दोनों को पागलों की जैसे हरकत करता देख किया हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों झुककर देख ही रहे थे कि ये क्या कर रहे। अचानक किया बोल पड़ी। किया के बोलते ही दोनों हड़बड़ाए, जिस वजह से बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम से ड्रंकन के पैरों पर गिरे। तथास्तु, हाथ दिखाता हुआ ड्रंकन बोला और फिर से गेम खेलने लगा। किया को बड़ा अजीब लगा, वही दोनों को एक साथ ही ड्रंकन के फोरहेड पर वो निशान दिखा गया। तुरंत ही दोनों हड़बड़ाए खड़े होके चुप होके वही मूर्ति बनकर खड़े हो गए, मानो सांप सूंघ गया हो। किया की नज़र इक्यू की तरफ गई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी मोबाइल में गेम खेलता हुआ ड्रंकन बोला, फिक्र मत कर, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अरे आपके होते हुए कैसे कुछ हो सकता है सर? विधु बोल पड़ा। तभी उसे याद आया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। विधु की बात सुनकर किया को यकीन होने लगा था कि उसके बाजू में बैठा कोई मामूली शख्स तो बिल्कुल ही नहीं था। तभी इन सब में किया को रात को उसके साथ जो हुआ था और सुबह वो जब उठी तब किस हालत में थी, उसे सोचकर खुद से नफरत होने लगी थी।
अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल में छोड़कर वो एक बार में चली गई। फिर उसने पूरी रात एक अनजान शख्स के साथ बिताई और वो सब कर बैठी जो उसे नहीं करना था। गेम खेलते खेलते ड्रंकन का फोन बज उठा और वो सीधा उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही वो बाहर आया, विधु और धवल एक साथ बोल पड़े, ये तो सच में ऋषभ सिंघानिया है। जैसे ही दोनों के मुंह से किया ने ऋषभ सिंघानिया का नाम सुना, वो दंग रह गई। क्या तुम उस ऋषभ सिंघानिया की बात कर रहे हो जो? उद्धरण चिन्ह। बीच में रोकते हुए धवल ने किया से कहा, हादी ये वही सिंघानिया एम्पायर का बड़ा बेटा और चेयरमैन खुद ऋषभ सिंघानिया है। सबसे कम उम्र में इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन के लिस्ट में अभी पिछले साल ही फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, धवल ने बताया। और हाँ दी, ये सिर्फ 29 ईयर का है। काफी लड़कियां दिल दे बैठी है पर ये किसी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। काफी डेसिंग पर्सनली भाई की, पर मीडिया और लेमलाइट से काफी दूरी बनाकर रखता है, इसीलिए जल्दी से लोग पहचान नहीं पाते। हमें भी दिक्कत हुई थी, इसीलिए इसके माथे पर जो चोट का निशान था उसी से कंफर्म किया, विधु एक्साइटेड होते हुए बोला। किया का तो अब डूब मरने का जी कर रहा था। अब कल रात उसके साथ जो हुआ वो किसी को भी पता चला तो मीडिया हाउस से लेकर इंडस्ट्री में भूचाल आ जाएगा और सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो अलग से। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के आते ही किया ने सवालों की जड़ी लगा दी। प्लीज सर, मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? और ऑपरेशन के लिए प्लीज थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूंगी, किया डरी सहमी सी बोली। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया ने खुद आपके बिल्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट माफ कर दो है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। मतलब? किया को कुछ समझ नहीं आया। वो इस हॉस्पिटल के मालिक है, उन्होंने खुद कहा है कि आपसे कोई भी पेशे ना लिए जाए। और रही बात ऑपरेशन की, तो मैं डॉक्टर स्मिथ से बात करके ऑपरेशन की डेट निकल कर आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ टेस्ट सब करने पड़ेंगे, तभी हम आपको आगे कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर सुनील की बात सुनकर किया, विधु और धवल शॉक्ड थे। तभी किया के चाचा वहां पर आ गए। बेटा, पुलिस ने मुझे थाने बुलाया है, मैं जाकर आता हूँ, अर्जेंट है। और सर प्लीज थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं पेशों का इंतजाम कर लूंगा, रमेश ने डॉक्टर सुनील से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्स और ऑपरेशन का खर्चा हॉस्पिटल खुद उठा लेगा। डॉक्टर की बात रमेश को समझ नहीं आई, तभी विधु ने सारी बात बता दी। रमेश सब सुनकर हैरान था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये चमत्कार ही था या कुछ और। पर फिर खुद को संभालते हुए रमेश ने किया से कहा, बेटा मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ, पुलिस ने बुलाया है, बोलकर तुरंत सब छोड़कर रमेश वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर भी चले गए। तभी विधु बोल पड़ा, यार दी, समझ नहीं आता, ये प्राइवेट वाले पैसे लूटने में तो एक्सपर्ट होते हैं, फिर इतने सारे पैसे उन्होंने माफ कैसे कर दिए? और अचानक ये ऋषभ सिंघानिया यहाँ कैसे आ गया? विधु ने जैसे ही बोला कि किया को शक होने लगा। कहीं कल रात मेरे साथ जो सब हुआ था उसकी वजह से तो ऋषभ ने ये सब नहीं किया होगा। क्या उसने मुझे बाकी लड़कियों की तरह ही समझा था? किया की आंखों में आंसू थे। वो सामने से उसकी तरफ आ रहे ऋषभ सिंघानिया को ही देखे जा रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब कमेंट्स।